नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की क्लास में हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। राजस्थान की कला संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख वस्त्र, आभूषण एवं रीति रिवाज से रिलेटेड देखने के प्रश्न ना वो आज अपन फॉलो करेंगे। यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है दोस्तों। आप भी परीक्षा से पहले अपनी तैयारी को जांच लें और आज की क्लास के जितने भी प्रश्न है ना हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे बाद कुछ नहीं जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विवाह के दिन वधु की माता द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी कहलाती है मामा चुनड़, कवर जोड़, ईर जोड़ या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो विवाह के दिन वधु की माता पीर जोड़ वस्त्र पहनती है, मामा चुनड़ ये वधु पहनती है विवाह के दिन। इसके बाद तेपाड़ा है, आदिवासी महिलाओं का घुटनों तक लंबा घाघरा, आदिवासी पुरुषों की घुटनों तक लंबी धोती, अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी या ए बी दोनों। तो देपाड़ा आदिवासी पुरुषों की घुटनों तक लंबी धोती है। और बात करें आदिवासी महिलाओं के घुटनों तक लंबा घाघरा, तो ये कच्छाबू कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो कच्छाबू। और बात करें ना अविवाहित कन्याओं की ओढ़ने की, तो ये कहलाती है कटकी। क्या कहलाती है? कटकी। इसके बाद अगला प्रश्न है, आदिवासी महिलाओं के घाघरे कहलाते हैं कटकी, नांदने, जामशाही साड़ी या रेनशाही साड़ी। तो मैंने आपको बताया था कटकी तो अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिवासी महिलाओं के घाघरे कहलाते हैं नांदने। जामशाही साड़ी आदिवासी महिला शादी के अवसर पर पहनती है, और रेनशाही आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। इसके बाद गुट्टी क्या है? एक गर्म वस्त्र है, आदिवासी महिलाओं का कोई रिवाज है, या फिर आदिवासी युग का कोई आभूषण है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक गर्म वस्त्र है जो बरसात में पहना जाता है। इसके बाद है निम्बोली आभूषण है, स्त्रियों के गले का आभूषण है, पुरुषों के पैरों का आभूषण है, ऊँट के गले का आभूषण है, अविवाहित कन्याओं के हाथ का आभूषण है। तो निम्बोली स्त्रियों के गले का आभूषण है। इसके बाद अगला है, स्त्रियों के बालों की वेणी में गुथा जाने वाला आभूषण है, अर्थात स्त्रियों के बालों की जो वेणी होती है उसमें कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो गोफन, भोवली, गोंदड़ी, नोगरी। तो स्त्रियों की वेणी में गुथा जाने वाला आभूषण है गोफन। इसके बाद है, हीरा नामी आभूषण स्त्री द्वारा धारण किया जाता है गले में, सिर में, पैर में, नाक में। तो हीरा नामी आभूषण है ना, इसको पहनते हैं महिलाएं पैरों में। कहाँ पे पहनती है दोस्तों? तो पैरों में। इसके बाद है, पैर के अंगूठे का आभूषण कहलाता है पकपान, अंगूठलो, बोर, बिछिया। पैर का अंगूठे का आभूषण कहलाता है गोर। क्या कहलाता है? गोर। पकपान ये भी पैर का आभूषण है, किंतु ये उंगलियों में पहना जाता है। अंगूठलो की बात करें तो अंगूठलो हाथ के अंगूठे का आभूषण है, और बिछिया ये भी पैर का आभूषण है, किंतु ये भी उंगलियों में पहना जाता है। एकमात्र गोर है जो पैर के अंगूठे में पहना जाता है। इसके बाद है, दामना आभूषण पहना जाता है कमर में, हाथ में, पैर में, गले में। तो दामना आभूषण है ना, ये पहना जाता है हाथ में, और हाथ में भी कहा तो हाथ की उंगलियों में। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, आंवला, लंगर, टणको, फोलरी आदि है हाथ के आभूषण है, पैर के आभूषण है, सिर के आभूषण है, या फिर नाक के आभूषण है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे आभूषण पैर के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है? पैर के। इसके बाद है, निम्नलिखित आभूषणों में कौन सा आभूषण सिर का आभूषण नहीं है? चंपाकली, रापड़ी या सापला। तो रापड़ा और सापली है ना, ये दोनों तो सिर के आभूषण है, और बचा क्या? चंपाकली। तो चंपाकली सिर का आभूषण नहीं है। इसके बाद है, दास है। दास क्या है? एक आभूषण है, पगड़ी है, ओढ़नी का प्रकार है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो दास दोस्तों अपने एक आभूषण है, और ये आभूषण दांत में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? दांत में। इसके बाद है, अरसी आभूषण का संबंध है गले से, हाथ से, पैर से या सिर से। तो अरसी आभूषण का संबंध है हाथ से, और हाथ में भी कहा तो दोस्तों ये हाथ में पहनते हैं, हाथ की अंगुलियों में। इसके बाद बात करें, ओरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं के गले का आभूषण, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला विशेष आभूषण, या फिर ऊँट के गले का आभूषण, या महिलाओं के हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। तो गोरबंद आभूषण है ना, ये गले के ऊँट का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? गले के ऊँट का आभूषण। उसके बाद है, चंपाकली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चंपाकली नामक आभूषण हाथों में, गले में, पैरों में या नाक में। तो ये पहना जाता है गले में। कहाँ पहना जाता है दोस्तों? गले में। इसके बाद है, निम्नलिखित में असुमेलित व्यूह है। पगड़ी कमर का आभूषण, हाँ बिल्कुल सही है। वाली कान का आभूषण, बिल्कुल सही है। वेन
नाक का आभूषण बिल्कुल सही है। झांझर गले का आभूषण नहीं, ये गलत है दोस्तों। झांझर आभूषण जो है ना, ये पहना जाता है पैर में। कहाँ पहना जाता है? पैर की कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है झांझर। वो इसका झांझर असुमेलित है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा आभूषण स्त्रियों का सिर का आभूषण है? झुमका, बाजूबंद, सटका या बोरला। तो बात करें झुमके की तो पहना जाता है कान में, बाजूबंद बाजू में पहनते हैं, सटका ये कमर का आभूषण है। इसके बाद जो बोरला है ना, ये पहना जाता है सिर में, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा स्त्रियों के सिर का आभूषण है बोरला। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? मेमंद, खींच, माकड़ी, देवर। देखो मेमंद जो है ना, ये भी सिर में पहना जाता है, खींच भी वही पहना जाता है और देवर भी। इसका उत्तर हो जाएगा माकड़ी। माकड़ी जो आभूषण है ये पहना जाता है कान में। उसके बाद है निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? फीनी, सीवन, लाखिनी और बेसरी। तो फीनी, सीवन और बेसरी तो नाक के आभूषण है। ये जो लाखिनी है ना, ये लाखिनी नाक का आभूषण नहीं है। अगला प्रश्न है बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? नाक में, कान में, दांत में या फिर गले में। तो बजट्टी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है। आगे है निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सामेला, मोसर, बाण या फिर जड़ूला। तो जन्म से संबंधित है जड़ूला संस्कार, और बाण और सामेला ये विवाह से संबंधित है, और मोसर जो संस्कार है ये मृत्यु से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद उदयपुर राज्य में दातन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1850 में, 1855 में, 1853 में या फिर 1858 में। तो दोस्तों उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था 1853 में। अगला प्रश्न है बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? विवाह के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, जन्म के अवसर पर या तीर्थ यात्रा जाते समय। तो बडार का भोजन कराया जाता है विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न है जिम्मी क्या है? पुत्र के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म, पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, फेरे अथवा सप्तदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी साड़ी, संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान ससुराल विदा कराने की प्रक्रिया। तो जिम्मी इनमें से ऑप्शन नंबर 3 है, फेरे अथवा सप्तदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त गुलाबी ओढ़नी होती है, उसे जिम्मी कहते हैं। इसके बाद है बेलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? एक त्योहार है, विवाह की कोई रस्म है, तलाक है या पुत्र जन्म से संबंधित है। तो छेड़ा फाड़ना बेलों में तलाक को कहते हैं, यानी कि छेड़ा फाड़ दिया मतलब पति पत्नी का तलाक हो गया। उसके बाद है राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत। तो ये वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन है जो वधु के आने के बाद कराया जाता है। इसके बाद है राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ आने वाली लड़की है, स्त्री है या फिर राजस्थानी लोकगीत है। तो मैं आपको बता दूं कि ओलंदी नववधु के साथ आने वाली कोई लड़की या स्त्री ओलंदी कहलाती है। राजस्थान की संस्कृति में मुगदाना क्या है? माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों को बांटना, वधु को मूंग और घी पिलाना, लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, या फिर भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो दोस्तों मुगदास भोजन पकाने के लिए लाई गई लकड़ियां होती है जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। अगला प्रश्न है आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष की पिता को वधु का मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा क्या कहलाती है? नाता प्रथा, मराठी प्रथा, दापा प्रथा या फड़का प्रथा। तो जो वधु का मूल्य दिया जाता है उसे दापा प्रथा कहा जाता है। बीनों में क्या कहा जाता है? दापा प्रथा। इसके बाद वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है क्या कहलाता है? चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, सीमांतोन्नयन या पारिग्रहण संस्कार। तो विद्या आरंभ के लिए ले जाने के लिए किया जाने वाला संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार, इसे निष्क्रमण संस्कार भी कहते हैं। दूरा कर्म संस्कार जड़ूले के वक्त किया जाता है, सीमांतोन्नयन जन्म से पूर्व किया जाता है और पाणिग्रह संस्कार होता है विवाह के समय दोस्तों। उसके बाद अगला है चौवरी
कर की प्रकृति कैसी थी, यानी कि चौरी कर क्या था, आयात कर था, निर्यात कर था, कृषि उत्पादन पर करता या पुत्री के विवाह पर करता। तो चौरी पुत्री के विवाह पर लिए जाने वाला कर था और इसमें चौरी कर 5 रुपए निर्धारित किया। आगे है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता है, कुरुप, मिसल, पाशिप, नाजार। इसका सही उत्तर है मिशन, यानी कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहते हैं, मिशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सागड़ी प्रथा क्या है, अर्थात सागड़ी प्रथा से क्या तात्पर्य है, बंधुआ मजदूर, विवाह के पश्चात वर वधु एवं बारातियों को सीख देना, मृत्यु के 12वें दिन दिया जाने वाला भोग, या इनमें से कोई नहीं। सागड़ी प्रथा से तात्पर्य यहाँ पर बंधुआ मजदूर से दोस्तों, किससे है, तो बंधुआ मजदूर से। अगला प्रश्न है, मोसर क्या है, राजस्थान की एक झील का नाम है, सती प्रथा से संबंधित है, राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा है, या फिर अरावली पर्वत की कोई एक जनजाति है। तो मोसर यहाँ पर राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है दोस्तों। 12वें के दिन मृत व्यक्ति का जो भोजन कराया जाता है उसे कहते हैं मोसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला सशक्त बटालियन किसके नाम पर होगी, यानी कि जब होगी ना तो किसके नाम पर होगी, तो वो होगी हाड़ी रानी के नाम पर। किसके नाम पर दोस्तों, हाड़ी रानी के नाम पर। इसके बाद है पोंचा, स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, यानी कि पोंचा जो वस्त्र है इसको अपनी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, पीला, पेटिया, कवर जोड़ या कटकी। तो पोंचा को कहा जाता है पीला, या इसको पीलिया भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पीलिया। इसके अलावा अगला प्रश्न है, इतई, रादर, कानो एवं मिर्जई किससे संबंधित है, तलवार से संबंधित है, अंगरखी से संबंधित है, पगड़ी से संबंधित है, या ओढ़नी से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि दुर्दई, रादर, कानो, मिर्जई इनका संबंधित अंगरखी से। किससे है, अंगरखी। और अंगरखी पुरुषों का वस्त्र है जो कमर के ऊपर पहनी जाता है। इसके बाद तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, यानी कि तारकशी के आभूषण सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध है, नाथद्वारा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो तारकशी के आभूषण नाथद्वारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रबंध आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का हार, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले का हार, या फिर महिलाओं के हाथ में पहने जाने वाला बाजूबंद। तो गोरबंद आभूषण है ऊंट के गले का आभूषण है। कहाँ का आभूषण दोस्तों, ऊंट के गले के आभूषण को कहा जाता है गोरबंद आभूषण। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कटकी वस्त्र अविवाहित युवतियां पहनती है। कौन पहनती है, अविवाहित युवतियां। इसके बाद है, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है, लाल रंग की, मिश्रित रंग की, पीले रंग की या केसरिया रंग की। तो युद्ध में जाते समय योद्धा केसरिया रंग की पगड़ी पहनते। कौन से रंग की दोस्तों, केसरिया रंग की पगड़ी। इसके बाद है, राजस्थानी परिधान के प्रतीक है पगड़ियाँ, पायजामे, परके और पजामे, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी राजस्थानी परिधान के प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मोचड़ा वेशभूषा की कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, अर्थात मोचड़ा वेशभूषा में क्या है, पगड़ी है, चुनरी है, ओढ़नी है, या फिर लहंगा है। तो मोचड़ा एक विशेष पगड़ी है जो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। अगला प्रश्न है, बिनोटा से तात्पर्य, यानी कि बिनोटा क्या है, महिलाओं की ओढ़नी, राजस्थानी पगड़ियों की विभिन्न शैलियाँ, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बिनोटा होता है दूल्हा एवं दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। क्या होती है, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रीचेस वस्त्र है, अर्थात ब्रीचेस कहाँ पे पहना जाता है, पुरुषों की कमर के नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी, महिला के गले का आभूषण। तो ब्रीचेस पुरुषों के कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है, और ये चूड़ीदार पजामा होता है। क्या होता है दोस्तों, चूड़ीदार पजामा, जिसे ब्रीचेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है, एपिक, बंदेज, बाटिक या ब्लू पोटरी। तो डूंगरशाही ओढ़नी का बाटिक कला से संबंध है। कौन सी कला से, बाटिक कला से। इसके बाद अगला प्रश्न है, पछेवड़ा संबंधित है परिधान से, आभूषण से, पगड़ी से या बर्तन से। तो पछेवड़ा एक प्रकार का परिधान होता है। क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का परिधान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक
माना जाता है? अर्थात ऐसा कौन सा वस्त्र है जो मान मर्यादा का सूचक है? साड़ी, पगड़ी, अचकन, अंगोछा। तो मान मर्यादा का प्रतीक माना जाता है दोस्तों पगड़ी। पगड़ी को क्या कहा जाता है? प्रतिष्ठा का सूचक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया है, माफ करना दोस्तों। तारकसी नाथद्वारा में अपन ने पहले भी कर लिया है। इसके बाद है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अर्थात मेवाड़ की महाराणाओं की जो पगड़ी बांधता था ना, वो क्या कहलाता था? पानेरी, छापदार, छड़ीदार या जाखड़? तो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था छापदार। अगला प्रश्न है, खोइतू वस्त्र संबंधित है मेड़ा जनजाति से, भील जनजाति से, ग्रासीय जनजाति से या सहरिया जनजाति से? तो खोइतू वस्त्र का संबंध भील जनजाति से है दोस्तों। भील जनजाति के लोग खोइतू अर्थात पगड़ी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? पगड़ी को क्या बोलते हैं? खोइतू। अमरशाही किसका नाम है? युवती का, मिट्टी के बर्तन का, किसी आभूषण का या फिर पगड़ी का? तो अमरशाही पगड़ी का एक प्रकार होती है जो मेवाड़ में बांधी जाती थी अमर सिंह के बाद। इसके बाद है दोस्तों, दीपदान की परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? यानी कि वो कौन सा शहर है जहाँ पर दीपदान किया जाता है? पुष्कर, खाटू श्याम जी, सालासर या फिर गोगामेड़ी? तो दीपदान का संबंध है पुष्कर से। कहाँ से दोस्तों दीपदान का संबंध? पुष्कर से। अगला प्रश्न है, कटे हुए कान तथा जट्टा निम्न में से किसके परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? गुर्जर के, रावल जोगी के, ओगड़ योगी के या फिर मीणा के? तो ये होते उगर जोगी का परिचयात्मक प्रतीक होते हैं। किसका? तो ओगड़ जोगी का। इसके बाद है, बल्लिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, नाक में, हाथ में या सिर में? तो बल्लिया नामक आभूषण सिर में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? सिर में। अगला है, मारवाड़ में दामनी क्या था? या मारवाड़ में दामनी क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है, कलात्मक जूतियां, सिंचाई करने का औजार है या एक राजस्व कर है? तो दामड़ी मारवाड़ में ओढ़नी का एक प्रकार है जिसे दामड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दामड़ी। इसके बाद है, केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, राजपूत महिलाएं? तो केरी बात की जो ओढ़नी है ना, वो आदिवासी महिलाएं होती है। कौन होती है दोस्तों? आदिवासी महिलाएं। इसके बाद है, संस्कार की कुल संख्या कितनी है? यानी कि कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कार। अगला प्रश्न है, मोताण प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि मोताण प्रथा क्या होती है? तो इसका पहला है, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे व्यक्ति को मौत की घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे पुनर्जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो मोताण प्रथा जो होती है वो होती है किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूल करना, ये होता है मोताण प्रथा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण के रूप में नहीं स्वीकारा गया है? ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत या शूद्र? तो यहाँ पर राजपूत को वर्ण के रूप में नहीं स्वीकारा गया है, यहाँ पर क्षत्रिय शब्द प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? गांधर्व विवाह, देव निकाह, ब्रह्म विवाह, राजात्य विवाह? तो प्रेम विवाह का परंपरागत नाम था गांधर्व विवाह। क्या नाम था दोस्तों? गांधर्व विवाह। अगला प्रश्न है, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के एक कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे केरियावर, जलवा समारोह, तोरण समारोह या डूबा देना समारोह कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलवा समारोह। कौन सा समारोह? जलवा समारोह। भारतवर्ष शुक्ल 9 सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान यानी शहीद दिवस के रूप में किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? यानी कि भारतवर्ष शुक्ल 9 को किस घटना के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है खेजड़नी में हुए शहीद नर नारी के सम्मान में, दामासेड़ी गांव में कर्मा और गोरा व्यक्तियों के व्रत संरक्षण हेतु बलिदान के संबंध में, नागौर में खमसुनी एवं समसनी के बलिदान के संबंध में, शाहपुरा के बारठ परिवार के बलिदान के संबंध में। तो सितंबर माह में भारतवर्ष शुक्ल 9 को खेजड़नी में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में प्रतिवर्ष बलिदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
गौण रस्म निम्न में से संबंधित है, यानी कि गौण रस्म किससे संबंधित है? मुंडन से, विवाह विवाह से, नामकरण से, मृत्यु से। तो गौण की जो रस्म होती है वो विवाह से संबंधित है, और जब वधु को ससुराल पक्ष में रहने हेतु भेजा जाता है उसे गौण या मुकलावा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवली की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा के दिन, निधन नवमी के दिन, योगिनी एकादशी के दिन, या नेवलाष्टमी के दिन? तो नेवलों की पूजा की जाती है निडरी नवमी के दिन। कब की जाती है दोस्तों? निडरी नवमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, सहरिया या मेरा? तो दारी संस्कार होता है दोस्तों गरासिया जनजाति में। जब पीए की बैठक होती है तब वहां से फूल चुनकर लाए जाते ना, तब उनको आंगन में फैलाकर रखते गरासिया जनजाति के लोग, और उसे ही बोलते दारी संस्कार। क्या बोलते हैं? दारी संस्कार। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।